हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और कंपेयर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम शॉर्ट में आई इफेक्ट भी बोलते हैं। हम सबको पता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बट शेयर दोनों करते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसे अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस केस में क्योंकि दोनों सेम है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये जो हमारा शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या जो बॉन्ड बना रहा है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या होगा? एग्जैक्टली सेंटर में होगा, या इसको बोलेंगे हम दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिमेट्रिकल बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। लेकिन अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड कार्बन चेन है, कार्बन चेन ले लें अगर हम, और हम सपोज कर लें कि उसके एंड पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इसकी टेंडेंसी होगी, ये क्या करेगा? जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके पास होगा? ज़्यादा पास हो जाएगा, किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के। तो अब शेयर्ड पेयर इसके नज़दीक आने से क्या हो जाएगा? इस एलिमेंट के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा नेगेटिव से। ये क्या है हमारा? दिस इज स्लाइट नेगेटिव चार्ज, या हम इसको बोल देंगे पार्शल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अब क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कार्बन से दूर चले गए। जो फर्स्ट अगर हम नंबरिंग दे दें 1 2 3, 1 इसको दिया है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है, तो इससे फर्स्ट कार्बन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए। दूर चले गए तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। इसको हम बोल लेंगे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, या फिर पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसकी वजह से क्या होगा देखो, नेक्स्ट जो कार्बन है सेकंड, इन दोनों के जो शेड पेयर है 1 और 2 का, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले ये क्या थे? बीच में थे, बिल्कुल सिमेट्रिकल था, लेकिन जैसे ही हमारे पास फर्स्ट कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थोड़ा सा मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारा कहाँ पे चला जाएगा? जो ये शेड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, टूवर्ड्स नंबर 1 कार्बन। तो इसकी वजह से जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव से कम चार्ज आ जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव से। ठीक है। और उसके बाद फर्दर फिर से वही सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो शेड पेयर था उस वो थोड़ा और कम मूव करेगा, किसकी तरफ? सेकंड कार्बन की तरफ। और थर्ड कार्बन पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, दैट डेल्टा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव विच इज फर्दर ग्रेटर देन डेल्टा 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 पॉजिटिव। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा आएगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से तो ये चार्ज हमारा कम होता जाएगा। तो अब देखो हमारा इस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे सैचुरेटेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या हो गए? हमारे स्लाइटली मूव कर गए टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये जो मूवमेंट है या शिफ्ट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। या इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होती है द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along a saturated chain of atoms due to presence of an electronegative element or a polar covalent bond is called inductive effect or simply I effect।
और समटाइम्स इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट और टी इफेक्ट। ट्रांसमिशन और टी इफेक्ट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, ये परमानेंट होता है हमारे पास, दैट कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, परमानेंट है। बट वीक, वीक होता है ये बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट या फिर शिफ्ट ऑफ स्ट्रांगली हेल्ड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो हमारे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा मूव नहीं होते, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, थोड़ी सी मूवमेंट होती है। इसीलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा, उसकी नेचर क्या होती है, वीक होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस मतलब जैसे ही हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से दूर जाएंगे, मींस अगर बॉन्ड हमारा यहाँ पे है इन दो कार्बन एटम्स और कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा इससे, तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। और सिर्फ ये 3 बॉन्ड्स तक ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट रहेगा, मतलब ये शो होगा। उसके बाद हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है आफ्टर 3 बॉन्ड्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड्स के बाद या 3 जो कार्बन एटम की चेन है उसके बाद ये इफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो विद इट्स हेड इन द मिडल ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, एक एरो से जिसका हेड क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हम, ठीक है, उसके बीच में होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उस डायरेक्शन की तरफ इसका हेड होगा, ठीक है। हेड जो एरो है हमारा, एक तो वो मिडल में लगाना है कोवेलेंट बॉन्ड के, और उस एलिमेंट की तरफ लगाना है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है या जिस तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस, और इसको बोलते हैं प्लस आई या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस आई या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और वो डिपेंड करता है कि जो हमारा एटम और ग्रुप है कार्बन चेन से अटैच्ड, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, रिलीज करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो छोड़ देगा, ठीक है। और विड्रॉइंग मतलब जो अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, जैसे हम सपोज करते हैं हमारा जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तो इसमें क्या होगा देखो, क्योंकि क्लोरीन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ये, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, तो दैट मीन्स ये शो करेगा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको शो कैसे करेंगे, एरो, एरो का हेड होगा हमारा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो हमारी इस तरफ है। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जब हमारा एक बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड CH3 ग्रुप, हम सबको पता है जो CH3 ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा दैट मीन्स या रिपेल कर रहा है तो कार्बन की तरफ जाएंगे, तो मूवमेंट हमारी इलेक्ट्रॉन्स की किस तरफ होगी, कार्बन की तरफ होगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया हमने, एरो का जो हेड है वो हमने कार्बन की तरफ लगा दिया, तो जो ये वाला इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो 2 तरह के ग्रुप्स होंगे हमारे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और उसी तरह से 2 तरह के हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएंगे, प्लस आई और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, वो एटम्स और ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वो शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, मिथोक्सी ग्रुप, आइडो, ब्रोमो, फ्लोरो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, साइनो ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। और इन ग्रुप्स को माइनस आई इफेक्ट जो शो कर रहे हैं, इनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नाइट्रो सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट शो करेगा, उसके बाद SO3H सल्फोनिक ग्रुप है जो हमारा, वो शो करेगा माइनस आई इफेक्ट,
उसके बाद साइनो ग्रुप, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और OC6H5। तो ये अरेंजमेंट है, इस ऑर्डर में हमारा जो आई इफेक्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास वो ग्रुप्स जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, वो कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे या अपने से दूर भेज देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, वो ग्रुप्स हमारे शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। इसके अंदर सारे के सारे जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स जैसे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप, जो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, तो वो सभी के सभी शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, उसके बेसिस पे कुछ बन गई हमारी प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली बात, ये कैसे अराइज हुआ था, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। जब दो एटम्स के बीच में, हमने वहां पे बात की थी कार्बन और हेलोजन, हेलोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया था, ये इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड है, इट ऑपरेट्स ओनली इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड मीन्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर ये काम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। फर्दर थर्ड पॉइंट है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ही ये ट्रांसमिट होगा। फोर्थ पॉइंट है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट दैट कैन नॉट बी रिवर्स। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एंड इट अफेक्ट्स द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। और ये जो कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज वाइल मूविंग अवे फ्रॉम द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका क्या मतलब है, जितना ही हम, जो हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उससे हम दूर जाएंगे या उतने बॉन्ड्स अगर हम मूव करेंगे उससे दूर जाएंगे, तो जो मैग्नीट्यूड है इंडक्टिव इफेक्ट का वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और लास्ट पॉइंट है, द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हुई है, हमारी थोड़ी सी जो शिफ्टिंग हुई है या डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ जो ऑर्बिटल की शेप है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। ठीक है, बट ओनली डिस्टोर्शन ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस कोजिंग पोलराइजेशन, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ्स को कंपेयर कर सकते हैं। जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा और इस तरह का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। RCOOH प्लस वाटर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा इस एनायन के साथ। RCOO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन, और साथ में हमारे पास क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयंस। और हम एसिड की स्ट्रेंथ को जनरली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ Ka को बोलते हैं डिसोसिएशन या फिर एसिडिटी कांस्टेंट, या फिर इन टर्म्स ऑफ pKa। ठीक है, और Ka को हम कैसे लिखते हैं, Ka हमारा क्या होता है ये। ठीक है, दिस इज, अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा दें तो Ka हमारा क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें हमने वाटर की कंसंट्रेशन को नहीं लिया है बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो जब हम रेट कांस्टेंट इस पे लगाएंगे या रेट ला लगाएंगे तो Ka की वैल्यू ये आ जाएगी। और हम सबको पता है pKa क्या होता है, pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। फिजिकल में हम पढ़ते हैं कि जो स्ट्रोंगर एसिड हैं उनके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, Ka शुड बी हाई और pKa शुड बी लो। लोअर द pKa स्ट्रोंगर इज द एसिड, क्योंकि pKa क्या है, इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka।
तो Ka जितना बड़ा आएगा pKa उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे Ka किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो Ka क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। और जो कंसंट्रेशन है कार्बोक्सिलेट एनायन की वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी के ऊपर। किसकी स्टेबिलिटी, कार्बोक्सिलेट एनायन की क्या स्टेबिलिटी है। तो दैट मीन्स जो फैक्टर हमारा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कार्बोक्सिलेट एनायन की, वो हमारा एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, वो हमारा एसिड स्ट्रेंथ को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, कम कर देगा। दैट मीन्स जो मेन हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। ये जितनी स्टेबल होगी उतना ही हमारा एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कोई भी फैक्टर जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा विल मेक एसिड स्ट्रोंगर, और अगर उसको वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है तो जो हमारा एसिड है वो क्या हो जाएगा, वीकर या फिर वीक हो जाएगा। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। फर्स्ट हमने ऑब्जर्वेशन है क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, दे डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। क्यों, देखो जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट एनायन है इस तरह से, उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा, वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो क्या कर देगा, इट विल इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज किसकी, कार्बोक्सिलेट एनायन की। तो अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी दैट मीन्स एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड, और दूसरा हम एसिड लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इस केस में क्या होगा, देखो जो फॉर्मिक एसिड है हमारा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप हमारा क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन, अगर हम यहाँ पे बना दें, H को रिमूव कर दें दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, जो इसकी कार्बोक्सिलेट एनायन है एसिटिक एसिड की, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स जो फॉर्मिक एसिड है हमारा वो क्या है, इट इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन एसिटिक एसिड। वो क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। उससे क्या हो गया, हमारा जो हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन बना है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या फिर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो क्या काम करते हैं, दे इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। कैसे करेंगे, एग्जांपल से हम देखते हैं। अगर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड का, क्लोरो एसिटिक एसिड, और दूसरा है हमारे पास, अगर हम ले लें सिंपल एसिटिक एसिड। अगर हम इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, देखो एसिटिक एसिड में तो मिथाइल ग्रुप का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। इसकी वजह से जो कार्बोक्सिलेट एनायन जब हमारा बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो क्लोरो ग्रुप है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या फिर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो जो कार्बोक्सिलेट एनायन हमारा बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई दैट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स जो क्लोरो एसिटिक एसिड है इट इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरो ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं दे इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स
वीकर इज द एसिड, या फिर इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, अगर किसी एसिड के पास ऐसे ग्रुप्स जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो ज़्यादा होंगे तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, सपोज हम कंपेयर करते हैं फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड के साथ, और साथ ही हमारे पास है एक प्रोपेनोइक एसिड। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो फॉर्मिक एसिड के पास कोई भी ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एसिटिक एसिड को अगर देखें, इसके पास एक ग्रुप ऐसा है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एसिड स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम हो जाएगी। और इसी तरह से इसके पास दो ग्रुप ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट प्रोपेनोइक एसिड के केस में, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाएगी किससे, एसिटिक एसिड से। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, दैट फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड विच इज स्ट्रोंगर देन प्रोपेनोइक एसिड। क्यों, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो जाएगा, उतना जो हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से रिवर्स केस है, अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या ऐसे ग्रुप्स जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे किसी एसिड के अंदर तो एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर हम कंपेयर करें क्लोरो एसिटिक एसिड को विद डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, दो आ गए इसके अंदर क्लोरो ग्रुप, और या फिर थर्ड केस ले लें जिसके अंदर तीन क्लोरो ग्रुप्स हैं, तो इस केस में क्या होगा, देखो फर्स्ट केस जब क्लोरो एसिटिक एसिड है, इसमें एक ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, एक क्लोरो ग्रुप। लेकिन जो सेकंड केस है इसके अंदर क्या आ गए, दो क्लोरीन आ गए, वो क्या शो करेंगे, टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट वाले टू ग्रुप्स हो गए। और इसी तरह से जो हमारा ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है, इसके अंदर तीन ग्रुप ऐसे हैं, तीन क्लोरीन एटम्स हैं, वो क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो दैट मीन्स जो ट्राई क्लोरो वाला है हमारा, ये क्या होना चाहिए, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद डाई क्लोरो वाला, और उसके बाद क्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, दैट मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, स्ट्रोंगर इज द एसिड। जितने ज़्यादा किसी एसिड के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही उसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा केस, अगर हमारे पास ऐसे एसिड्स आ जाएं जिनके अंदर क्या हो, ऐसे ग्रुप्स हों जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। जैसे अगर हम तीन एसिड्स की अगर बात करें, नाइट्रो एसिटिक एसिड, साइनो एसिटिक एसिड और फ्लोरो एसिटिक एसिड, तीनों ही क्या है हमारे, नाइट्रो भी ऐसा ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, साइनो भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और फ्लोरो भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ऐसे एसिड्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसा ग्रुप कौन सा है जो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है या जो स्ट्रोंगर ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है उतने ही जोर से, और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, एसिड की बढ़ेगी। तो इस केस में हमें पता है नाइट्रो स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, नाइट्रो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा साइनो से, और साइनो जो है हमारा वो स्ट्रोंगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है किससे, फ्लोरो से। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रो एसिटिक एसिड स्ट्रोंगर देन साइनो एसिटिक एसिड विच इज स्ट्रोंगर देन फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो इन केस में हमने क्या देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है, जो ग्रुप जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा उतना ही जो कोरस्पॉन्डिंग एसिड है हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमारे पास दो एसिड्स ऐसे आ जाएं जिसमें सेम हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो लेकिन उसकी पोजीशन में फ़र्क हो। ठीक है, एक केस में वो हमारा सेकंड पोजीशन पे सपोज क्लोरो ग्रुप है, और दूसरे केस में हमारा जो क्लोरो ग्रुप है वो यहाँ है थर्ड पोजीशन पे है।
लेकिन दोनों दोनों केस में क्लोरो क्या करेगा, हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इस केस में हमारा क्या काम करेगा, इस केस में हमारा जो जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप एंड COH ग्रुप। जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा दैट मीन्स उतना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। तो जो स्ट्रेंथ है हमारी एसिड की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वो मैटर करेगी। कैसे, अगर वो पास होगा COH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर वो दूर जाता रहेगा, जैसे जैसे वो दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COH ग्रुप से, तो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, दैट वी कैन कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और लाइक एसिड्स जो बेसिस की स्ट्रेंथ होती है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट KB, या फिर इन टर्म्स ऑफ PKB। और दोनों के बीच में रिलेशन हमें पता है। PKB क्या होता है, PKB इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KB। तो जब किसी एमीन को हम एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से इक्विलिब्रियम शो करेगा। और यहाँ से हम अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएं तो जो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से इस इक्वेशन से मिल जाएगी। तो जो ऐसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखा था उसी तरह से जो बेसिक स्ट्रेंथ है एमीन्स की वो डिपेंड करेगी इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। क्या सब्सटीट्यूएंट्स हमारे लगे हुए हैं और कैसा वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो उस पे डिपेंड करेगी बेस स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स। अगर हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा बेस स्ट्रेंथ के ऊपर। इसके लिए हम कंपेयर करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया की प्राइमरी अमीन्स के साथ, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स के साथ। अमोनिया क्या होता है, जब नाइट्रोजन हमारा 3 हाइड्रोजन से अटैच है और उसके ऊपर एक लोन पेयर है। प्राइमरी अमीन्स में क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो जाएगा एल्काइल ग्रुप से, एक एल्काइल ग्रुप से। सेकेंडरी अमीन्स में 2 हाइड्रोजन हमारे रिप्लेस हो जाएंगे 2 एल्काइल ग्रुप से। और टर्शरी अमीन्स में तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स हमारे रिप्लेस हो गए 3 एल्काइल ग्रुप से। तो और हमें पता है एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, दे शो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, अपने से दूर भेज देंगे। और जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइमरी अमीन में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमीन, और विच इज लेस इन कंपैरिजन टू टर्शरी अमीन। तो इसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट जो टर्शरी अमीन्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होने चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी अमीन्स और उसके बाद प्राइमरी अमीन्स, और अमोनिया सबसे कम बेसिक। दैट मीन्स जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो हमारा किस तरफ से होगा, दैट टर्शरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी विच इन टर्न शुड बी मोर बेसिक देन प्राइमरी, और सबसे लास्ट में हमारा क्या आएगा, अमोनिया। ये हमारा ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये हम ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर है वो होता है प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन secondary amines are more basic than primary amines, which in turn are more basic than tertiary amines, and which in turn are more basic than ammonia। तो ये तो हमें पता चल गया यहाँ से, अमोनिया से सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे सारे के सारे एमीन्स। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। लेकिन जो ये ऑर्डर है ये हमारा चेंज हो गया।
और इसका रीज़न हमारा क्या है, क्योंकि हमने वाटर के अंदर उनको डिज़ोल्व किया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एक और फैक्टर काम करेगा, उसको हम बोलते हैं जो हमारा सोल्वेशन फैक्टर है। सोल्वेशन हो जाएगी हमारे किसकी, जो भी हमारे बेसिस होंगे, बेस होंगे, उनके जो कंजुगेट एसिड्स बनेंगे, कंजुगेट एसिड्स, उनकी क्या हो जाएगी, सोल्वेशन हो जाएगी। और इस सोल्वेशन की वजह से वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। कैसे, जैसे अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है, उसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, RNH2, ये हमारी प्राइमरी अमीन है, इसका जब कंजुगेट एसिड बनेगा तो क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव। सेकेंडरी अमीन का बनेगा R, दो R हैं उसके पास, तो R2NH2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा उसका कंजुगेट एसिड। और टर्शरी अमीन के केस में क्या बन जाएगा, R3NH, H पॉजिटिव, ठीक है, N के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो इनके जो कंजुगेट एसिड्स हैं वो क्या बनेंगे, RNH3 पॉजिटिव, R2NH2 पॉजिटिव, और टर्शरी के लिए बनेगा R3NH पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएंगे, इनके कंजुगेट एसिड्स। लेकिन ये क्या करेंगे, जो ये कंजुगेट एसिड्स हैं, ये वाटर के साथ क्या शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तो जितने भी हमारे पास H जितने ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, जितने हाइड्रोजन्स होंगे, उतने ज़्यादा क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे प्राइमरी अमीन्स के अंदर, जो प्राइमरी अमीन्स का जो कंजुगेट एसिड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकंड हमारे पास बनेंगे जो सेकेंडरी अमीन का कंजुगेट बेस है, कंजुगेट एसिड है, उसके अंदर। और सबसे कम बनेंगे जो हमारा टर्शरी अमीन है उसका जो कंजुगेट एसिड है उसके अंदर। तो सेकेंडरी अमीन के केस में देखो एल्काइल ग्रुप भी हैं, ये अपना प्लस आई इफेक्ट भी शो करेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। तो इस केस में सेकेंडरी अमीन्स के केस में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज दे दीज टू अपोजिंग फोर्सेस दे बैलेंस ईच अदर, ये दोनों को बैलेंस कर देंगे। और इसी तरह से जो प्राइमरी अमीन्स हैं, इस केस में देखो अगर हम कंपेयर करें सेकेंडरी अमीन से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ज़्यादा हैं बट जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम है, यहाँ पे एक ग्रुप है। तो इसीलिए जो हमारा सेकेंडरी अमीन है वो ज़्यादा बेसिक है किससे, प्राइमरी अमीन से। और अगर इसको कंपेयर करें हम टर्शरी से, तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर, वो क्या आएगा, सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन्स, विच इन टर्न आर मोर बेसिक देन टर्शरी, और सबसे बाद में हमारा क्या आ जाएगा, अमोनिया। तो इसके अंदर हमारे दो फैक्टर काम करे, एक प्लस इंडक्टिव फैक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा सोल्वेशन ऑफ कंजुगेट एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कंजुगेट एसिड बन रहे हैं उनकी भी हमने क्या देखनी है, सोल्वेशन, क्योंकि हमने उनको वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होगा बेसिसिटी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट्स, ऐसे सब्सटीट्यूएंट्स जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, उनका क्या इफेक्ट होगा बेसिसिटी के ऊपर, ठीक है। वो क्या करेंगे, हमें पता ही लग गया, जो प्लस आई वाले हैं वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे वो क्या करेंगे, दे डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है उसने, ट्रिस ट्राईफ्लोरोमिथाइलमीन, ये क्या है, इट इज़ वर्चुअली नॉन बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 पावरफुल ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट। इसमें जो हमारा ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप है, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, CF3 इस तरह से, और तीनों के तीनों क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्या होता है हमारा, इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
तो इसके लिए जो इंडक्टिव इफेक्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा इस केस में, ठीक है। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होगा, और इसीलिए जो ये एमीन है हमारी, ये क्या है, इट इज़ नॉन बेसिक बिकॉज ऑफ वेरी पावरफुल माइनस आई इफेक्ट ऑफ 3CF3 ग्रुप्स। तो जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं ग्रुप्स, वो क्या करेंगे, वो हमारे बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, और जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं ग्रुप्स, वो क्या करेंगे, बेस स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बड़े ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन से होते हैं वो, कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। 3 तरह के हम इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। कार्बोकैटायंस जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन आयंस जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और फ्री रेडिकल्स में क्या होगा, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल्स बोलते हैं उनको। उनकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायंस का मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो वो क्या कह रहा है, जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायंस की, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, सपोज हमारे पास इस तरह से है, इसको बोल लेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन। अगर 2 एल्काइल ग्रुप्स लगा दें, इसको बोल लेंगे हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा दें, इसको हम बोल लेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स, दैट मीन्स उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारा डिस्पर्सल हो जाएगा किसका, या डी इंटेंसिफाई हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमारा उतना कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ 3 ग्रुप्स शोइंग प्लस आई इफेक्ट। सेकेंडरी के अंदर सिर्फ 2 आर ग्रुप्स हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी टर्शरी से कम हो जाएगी। और इसी तरह से जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी हमारी सेकेंडरी कार्बोकैटायन से कम हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर कंपेयर करें सेकेंडरी से, और उसके बाद हमारा आएगा क्या, प्राइमरी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। जैसे हमने बात की कार्बोकैटायंस की, उसी तरह से हमारी स्टेबिलिटी है जो फ्री रेडिकल्स की, हमारी जो स्टेबिलिटी है वो उसका ऑर्डर होता है टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्योंकि इस केस में भी क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ेगा तो हमारा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और उससे क्या हो जाएगा, जो फ्री रेडिकल्स की हमारी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या आएगा, जो कार्बोकैटायंस में ऑर्डर आया था वही हमारा फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का हो जाएगा, टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। और लास्ट में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। कार्बन आयंस के अंदर क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट अगर कोई ग्रुप शो कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, उसके ऊपर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करेगा, उसके पहले ही नेगेटिव चार्ज है, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, उतनी कम क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। तो अगर हम कंपेयर करें टर्शरी को सेकेंडरी के साथ और फिर प्राइमरी के साथ, तो इसके लिए जो हमारा ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का वो क्या आ जाना चाहिए, प्राइमरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इन टर्म मोर स्टेबल देन टर्शरी। बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी है जो हमारी कार्बन आयन के केस में वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस इंडक्टिव इफेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी प्रोसेस विच ऑपरेट्स इन सम रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूल्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स।
उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। और इसके अंदर होगा क्या, जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज हमारा ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो एटम्स ए और बी एटम्स के बीच में है, तो जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीपल बॉन्ड के, किसी भी एक एटम की तरफ, ए की तरफ या फिर बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। आर क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। जैसे ये अटैकिंग रिएजेंट हमारे मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा, तो जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के, वो किसी भी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैसे होगा देखो, अगर हम इसको शो करें इस तरह से, अगर आर हमारा अटैकिंग रिएजेंट है तो हमारे इलेक्ट्रॉन सपोज हम शो करते हैं बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ए और बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स इसके अंदर क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस शिफ्ट, मतलब एकदम से शिफ्टिंग हो जाएगी pi electrons of a multiple bond to one of its bonded atoms at the demand of an attacking reagent। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तब ये हमारी शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा ये शो होगा इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। और होगा क्या, जो हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ई इफेक्ट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स का होता है, प्लस आई और माइनस आई। इसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी डायरेक्शन पे, कि किस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हुआ है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा, जिस तरफ हमारा अटैकिंग रिएजेंट आएगा अगर उसी डायरेक्शन में हमारे या उस एटम पे हमारे आई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएं तो उसको हम बोल लेंगे प्लस ई इफेक्ट। इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम हाइड्रोजन आयन की एडिशन करें एल्कीन्स पे तो क्या होगा, देखो हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जाएगा उसी पे हमारे क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के, उसी कार्बन पे वो भी चले जाएंगे। तो दैट मीन्स जो हमारा डायरेक्शन है, मूवमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो हुआ टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। या इसको इस तरह ही बोल सकते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का अटैक जो ट्रांसफ़र हुआ उस एटम और ग्रुप पे हुआ जिसके साथ हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैच हुआ है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोल लेंगे, प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है, जब हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफ़र अटैकिंग रिएजेंट से दूर हो जाए। इसका मतलब क्या है, जिस एटम और ग्रुप पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है उस पे ना हो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, तो उसको हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। और इसके लिए एग्जांपल है, अगर हमारा साइनाइड आयन अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, कार्बन के ऊपर अगर वो अटैक करता है तो जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो दैट मीन्स जो ट्रांसफ़र है पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो कहाँ हो गया, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट में क्या हो गया, इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। प्लस है ई इफेक्ट में क्या हो गया, उसी एटम पे जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट हमारा अटैच हो रहा है उसी पे अगर शिफ्टिंग हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन्स की, उसको बोल लेंगे प्लस ई इफेक्ट। और अगर उस एटम पे शिफ्ट ना हो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो उसको हम बोल लेंगे माइनस ई इफेक्ट। अब हम लास्ट में हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दोनों को हम स्टडी कर चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को भी और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को भी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट होता है और इसके अंदर क्या होता है हमारा, ओनली स्लाइट शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रॉन्गली हेल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके अंदर हमारा सिर्फ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शिफ्टिंग होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है और इसके अंदर हमारा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एक एटम के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर क्या बनते हैं, हमारे आयंस बनते हैं। ये हमारा एक और जो हमारा क्या है पॉइंट है, जैसे फोर्थ पॉइंट है, इसको पहले देख लो, क्योंकि ये इसके अंदर स्लाइट शिफ्टिंग हो रही है तो सिर्फ इसके अंदर क्या हो जाएगा, देयर इज पार्शल सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इंडक्टिव इफेक्ट जो मॉलिक्यूल शो करेंगे उनके अंदर क्या होगा, सिर्फ हमारी सेपरेशन ऑफ चार्जेस। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करेंगे उनके अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस केस में हमारे क्या बनेंगे, आयंस बन जाएंगे। सेकंड या थर्ड पॉइंट हमारा डिफरेंस का है, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ काम करेगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर जिनके पास क्या होंगे, ओनली सिंगल बॉन्ड्स होंगे और कम से कम एक क्या होना चाहिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये मल्टीपल बॉन्ड्स में काम करेगा, जो पोलर या नॉन पोलर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हमें कोई भी आउटसाइड रिएजेंट नहीं चाहिए, नो आउटसाइड रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एन आउटसाइड रिएजेंट, इसके बिना ये नहीं होगा। लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली ड्रिफ्टेड विदाउट लीविंग इट्स मोलिकुलर ऑर्बिटल। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिटल्स को लीव नहीं करते, उससे बाहर नहीं जाते, सिर्फ उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा डिस्टोर्शन हो जाती है ऑर्बिटल की, उसकी शेप थोड़ी सी खराब हो जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक नए मोलिकुलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, जो पुराने ऑर्बिटल्स थे उनको छोड़ देंगे। आई होप इस लेक्चर में आपका इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है वो भी अच्छे से समझ गए होंगे, और लास्ट में हमने कर लिया कंपैरिजन बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।